हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग सरफेस रसायन का लास्ट पार्ट कोलाइड अवस्था पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन से संबंधित कुछ शब्दावली टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टर्म होते हैं। जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित में, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिख लीजिए। स्कंदन क्या है, प्रकटीकरण क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, अपोहन क्या है, इन सब टाइप से टिप्पणी लिखने के लिए आता है। उन्हीं टिप्पणियों में मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा फैक्ट इसमें बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको उनको समझ करके इस लेवल से कंप्लीट कर लेना है कि बोर्ड एग्जाम में आप कम से कम जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें 4-6 लाइन ज़रूर लिख सकें। तो इस लेवल से आपको कंप्लीट करना है। कोलाइडों का स्कंदन, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन या कोलाइडियल स्टेट। किसी कोलाइडियल स्टेट का कोगुलेशन किस प्रकार से हो जाता है। कोगुलेशन मीन्स कि जैसे दूध है, दूध में हमने थोड़ा सा मट्ठा मिला दिया तो क्या होता है, जम जाता है। जम जाने की क्रिया को ही स्कंदन कहा जाता है। तो देखते हैं स्कंदन क्या है, कोगुलेशन क्या है। कोगुलेट हो जाना। कोलाइड तंत्र में परिचित प्रावस्था के कण, परिचित प्रावस्था के कण वे कण जो विलेय के कण एक तरह से होते हैं। जैसे शरबत बनता है, शरबत अगर कोलाइडियल स्टेल होता तो कोलाइडियल ना होकर ट्रू सॉल्यूशन होता है। कोलाइडियल ना होकर के शरबत हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें कणों का आकार थोड़ा सा बहुत छोटा होता है, उससे अपेक्षाकृत बड़ा हो, जैसे लेई में होता है। तो कोलाइडियल तंत्र में परिचित प्रावस्था के कण छोटे आकार तथा समान आवेश के होते हैं, इस कारण दूर दूर बहते हैं, जिससे कोलाइडी तंत्र स्थायी होता है। इन छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर, अनावेशित माने आवेशहीन रहकर, धनावेश ऋणावेश से मिल गया, उदासीन बन गया, उसको अनावेश कहते हैं। अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित माने बड़े कणों में परिवर्तित होकर तली में जाके जम जाते हैं, जिसे स्कंदन या कोगुलेशन कहा जाता है। अब अगली हेडिंग है हमारी पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन यह स्कंदन के विपरीत क्रिया है। स्कंदन की विपरीत क्रिया है, मतलब कि स्कंदन में क्या हो रहा था कि हमारा जो कोलाइडियल सॉल्यूशन था वो किसी समान आकार के ऋणावेश से धनावेशित था, तो ऋणावेश से ऋणावेशित था तो धनावेशित से जुड़ करके क्या करता था, स्कंदित हो जाता था, तली में जाके जम जाता था। लेकिन पेप्टीकरण में क्या होता है कि वो जमा हुआ पदार्थ वापस कोलाइड रूप में आ जाएगा, ठीक ना। किसी ताज़ा बने अवक्षेप, जैसे कि दूध में हमने क्या किया, थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया तो ताज़ा अवक्षेप बन गया। इसी प्रकार से हम साइंस की लैंग्वेज में फेरिक हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे, वो अभी देखते हैं। ताज़ा बने अवक्षेप का किसी विद्युत अपघट्य या विलायक की क्रिया द्वारा, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दें, जैसे कि विद्युत धारा के प्रवाह से जो अपघटित हो जाए, क्रिया द्वारा क्या होता है, कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाना पेप्टीकरण कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। पेप्टीकरण के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है, पेप्टीकरण की क्रिया के लिए जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है वह पेप्टीकारक कहलाता है। आपको ध्यान देना है कि पेप्टीकरण थोड़ा सा पेप्टीकारक से भिन्न है। मिलाए जाने वाले पदार्थ को जिसके फलस्वरूप स्कंदन रुक जाए उसे पेप्टीकारक कहते हैं, और इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। तो ये अलग अलग टिप्पणियां हमको आ सकती हैं एग्जाम में कि पेप्टीकारक क्या है, उसको हमें थोड़ा सा डिफर करके समझाना होगा, और अगर पेप्टीकरण आता है तो उसको अलग। पेप्टीकरण तो हम कह देंगे कि कोलाइडी अवस्था में वापस लौट आने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है, और कोलाइडी अवस्था में वापस लाने के लिए उसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। उदाहरण इसका देखेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर OH होल थ्राइस
कि ताज़ा बने अवक्षेप में FeCl3 ही विद्युत अपघट्य है। FeCl3 का तन विलयन मिलाने पर FeOH होल थ्राइस के कणों पर Fe3+ के आयन अधिशोषित हो जाते हैं, माने कि उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इन कणों पर धनावेश आ जाता है। धनावेश आ जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? पेप्टिकरण कहेंगे। यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस ये हमारा क्या है कि अवक्षेप है, माने कि यह स्कंदित पदार्थ है। इसमें विद्युत अपघट्य FeCl3 का जलीय विलयन मिला दिया तो क्या होता है? FeOH होल थ्राइस और Fe3+ का कोलाइडी कण ये वापस जो अवक्षेप के रूप में था वो वापस हमारा क्या हुआ? कोलाइडियल अवस्था में आ गया और Cl3- उसमें विसरित हो गए। तो इसके फलस्वरूप जो हमारा ये अवक्षेप था यह FeCl3 विद्युत अपघट्य के मिलने से वापस कोलाइड की अवस्था में आ गया, वापस ये इस प्रकार की अवस्था में आ गया। तो इसके आने की क्रिया को पेप्टिकरण और इस पदार्थ को FeCl3 को पेप्टिकारक कहा जाएगा। ताज़ा बने अवक्षेप को बहुत अधिक धोने पर, जैसे कोई ताज़ा बना हुआ अवक्षेप है जैसे FeOH होल थ्राइस है, इसका ताज़ा बना अवक्षेप है, थोड़ा सा अभी जमना स्टार्ट ही हुआ है, बहुत अधिक धोने पर, धोना क्या? पानी से धुलना, कोई इंसान को नहीं धुलना, तो पानी से धुलने पर यह वापस कोलाइडी अवस्था में आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वह विद्युत अपघट्य जो उसको जमाने का कार्य करता है वह उसका तनुकरण हो जाता है और वो वापस क्या होता है? कोलाइडी अवस्था में आ जाता है कभी कभी। उदाहरण BaSO4 बेरियम सल्फेट के अवक्षेप को जल से अधिक धोने पर यह वापस कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। यदि हमारे पास बेरियम सल्फेट का ताज़ा अवक्षेप हो और उसे बार बार जल से धुला जाए तो ये फिर से क्या होगा? ये हमारा कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। कोलाइडी विलयन है, उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें मिली होती हैं? तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हेडिंग आएगी जिसे हम कहते हैं अपोहन, डायलिसिस। अपोहन एक आपके लिए, बाकी सारी हेडिंगें ठीक हैं लेकिन अपोहन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। अति सूक्ष्म निस्यंदन भी है, लेकिन आज के टॉपिक में यहाँ पर अति सूक्ष्म निस्यंदन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कल करवा दूंगा। कोलाइडी विलयनों में मुख्यतः दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कोई सा कोलाइडी विलयन है, जैसे दूध एक कोलाइडी विलयन है, इसमें परिचित प्रावस्था के रूप में जल, परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल एवं क्या कहते हैं वसा के कण होते हैं, जबकि परिचित प्रावस्था के कण में दूध का कण उसमें होता है, दूध जो घटक कण होता है जो विसरित होता है। तो कोलाइडी विलयन में दो प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। एक अविलेय अशुद्धियाँ, माने ऐसी अशुद्धियाँ कि जैसे जिनको छान करके अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, कि जो उसमें घुलती नहीं है। और दूसरी विलयशील अशुद्धियाँ जो उसमें पूरे विलयन में घुल जाती हैं। अविलेय अशुद्धियाँ, विलयशील अशुद्धियाँ। तो अविलेय अशुद्धियों को छान कर हम पृथक कर लेंगे, लेकिन विलयशील जो उसमें घुल गई उसे कैसे पृथक करेंगे? उसको हम अपोहन के द्वारा पृथक करेंगे। तो पहले हम एडिंग करेंगे अविलेय अशुद्धियाँ, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल माने घुल जाने वाली, इनसॉल्युबल जो ना घुले, इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धियाँ। अविलेय अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से छानकर अलग किया जा सकता है। यदि कोलाइडी विलयन को छान लिया जाए तो उसमें जो अविलेय अशुद्धि हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, भूसा वगैरह दूध में पड़ जाता है, या कुछ भी ऐसे अशुद्धियाँ जो घुल ना रही हों, कंकड़ पत्थर टाइप से मिल जाए तो वो सब छानी जा सकती हैं, वो घुलती नहीं, छान कर पृथक कर लिया जाता है। ये अशुद्धियाँ फिल्टर पेपर पर ऊपर रह जाती हैं। अब हम प्रयोगशाला में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ छन्ना थोड़ी ना लगाएंगे, वहाँ पर हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं और आप सभी लोग फिल्टर पेपर से परिचित हैं।
फिल्टर पेपर जिसे हम प्रयोगशाला में देखते थे गोलाकार होता था, ठीक है ना, अक्सर गोलाकार, कभी कभी चौकोर आकार में भी होता है। जबकि कोलाइडी विलयन छान कर अलग कर लिया जाता है, कोलाइडी विलयन छन कर बाहर आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। अब विलयनशील अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाएगा, तो विलयनशील अशुद्धियाँ पहले हैं कैसी। कोलाइडी विलयन में विलयनशील अशुद्धियों के रूप में मुख्यतः विद्युत अपघट्य पदार्थ उपस्थित होता है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ उसमें उपस्थित होता है। कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए, कि कोलाइडी विलयन पूरा स्थायित्व रहे, इसके लिए क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य का मिलाया जाना आवश्यक होता है। किंतु यदि विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा आवश्यक हो तो उस साल का स्कंदन हो जाता है, तो उस साल का स्कंदन हो जाता है, जम जाता है। तो विलयनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं, पहला अपोहन या डायलिसिस, दूसरा अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो आज हम लोग अपोहन के विषय में पढ़ेंगे। डायलिसिस क्या है, जंतु झिल्ली जैसे कि बकरे का आमाशय या फिर अंडे को जब तोड़ा जाता है तो उसमें एक झिल्ली टाइप से रहती है, तो इन्हें जंतु झिल्ली कहते हैं। जंतु झिल्ली के द्वारा क्रिस्टलाभ कण, अब हम लोगों ने क्रिस्टलाभ और कोलाइड के विषय में सबसे पहले जब चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे थे, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ रहे थे, तभी हमने देखा था। तो क्रिस्टलाभ कण आसानी से गमन कर जाते हैं, जबकि बड़े कोलाइडी कण गमन नहीं कर पाते। इसके लिए क्या प्रक्रम प्रयोग किया जाता है, अपोहन। जो प्रक्रम प्रयोग किया जाता है उन्हें छानने के लिए उसे अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। पार्चमेंट झिल्ली या फिल्टर पेपर या सेलुलर झिल्ली, सेलुलर बैग। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित वास्तविक विलयन के कणों के आकार के अशुद्ध कण क्रिस्टलाभ को विसरण विधि द्वारा निष्कर्षित करने की विधि को अपोहन कहते हैं। ये रही आपकी अपोहन की डिफिनीशन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा जब किसी कोलाइडी विलयन को छाना जाता है तो छानने के समय उसको जो क्रिस्टलाभ के कण विसरण होने से निष्कासित होते हैं उस विधि को ही अपोहन कहते हैं। और यहाँ तक ये डिफिनीशन लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको फिगर बनाना होगा, जो कि यहाँ पर ये आगे बना हुआ है, इस फिगर को बनाना होगा। इस फिगर में क्या दिया गया है कि ये आपका पृथ्वी तल है, एक तरह से ये स्टैंड है, स्टैंड से ये क्या एक बांधने का उपकरण है जिसमें ये पार्चमेंट झिल्ली आपकी बंधी हुई है, और ये बीकर है। बीकर में क्या है कि अशुद्ध कोलाइड और शुद्ध कण सभी इसमें एक साथ भरे हुए हैं। इधर से इसमें जल प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पहले अशुद्ध कोलाइडी विलयन इस पार्चमेंट झिल्ली के अंदर ले करके जब जल की धारा में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें अशुद्धियाँ धुल करके बाहर आ जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन इसके अंदर रह जाता है। ये क्रिस्टलाभ कण है, ये सॉल्यूशन है, विलयन है। विलयन हमारा इसके द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, यही है अपोहन। जब कभी किसी का किडनी गड़बड़ होने लगती है तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और किडनी को ठीक करवाने के लिए क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं किडनी का। डायलिसिस यही अपोहन की क्रिया होती है जिसमें किडनी में जमा होने वाला पदार्थ रक्त जो होता है उसमें क्या करते हैं, अशुद्ध कणों को हटा दिया जाता है, शुद्ध कण रह जाते हैं। यही आपका डायलिसिस या अपोहन कहलाता है। तो इसका व्याख्या किस प्रकार की जाती है, इस फिगर के बाद इस व्याख्या को लिखिएगा। मैंने पेज बार बार कट न करने के लिए ऐसा एक साथ कर दिया। अपोहन विधि में प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहा जाता है। अपोहक क्या है, अपोहन की विधि में जो पहले हमने फिगर पढ़ा है, देखा है, वही अपोहक है। इसमें पार्चमेंट झिल्ली या सेलोफेन बैग, सेलोफेन बैग का एक बैग होता है। बैग में अशुद्ध साल को भरकर पानी से भरे टैंक में रख देते हैं, पानी से भरे टैंक या बीकर के अंदर रख देते हैं। बैग में उपस्थित विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ पानी में विसरित हो जाती हैं, जबकि शुद्ध साल
बैग में शेष रह जाता है। इस प्रकार हमारा अपोहन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अगले टर्न में हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी अति सूक्ष्म निस्यंदन और इससे संबंधित अन्य शब्दावलियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।